ओके, हाय एवरीवन। हम लोग क्लास शुरू करेंगे। तुम्हारे कहने से मैं आज फंक्शन पढ़ा रही हूँ। वैसे तो तुम लोग जो भी पढ़े हो दैट वाज रियली वेरी गुड कॉन्सेप्ट ऑफ योर सब्जेक्ट, लेकिन कुछ बेसिक पे भी क्लास हम लोग रख लेते हैं। तो आज ये फंक्शन पढ़ेंगे और प्रोबेबली इससे सवाल हमेशा रहता है, सो इस बार भी रहेगा। लेकिन मैं बात को आगे शुरू करने से पहले उन बच्चों को जो इस वक्त मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है उनके लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आई एम रियली डूइंग वेरी हार्ड फॉर यू पीपल। मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ इस उम्मीद से कि हमारा एक भी बच्चा इस सब्जेक्ट में फेल ना करे। दैट इज द मेन रीजन ओनली कि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ। जो जो टॉपिक में मुझे लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है, ये समझने लायक चीजें हैं, मैं बहुत हृदय से उसको परिश्रम के साथ मैं बना रही हूँ। लेकिन सब कुछ मैं नहीं कर सकती। कुछ काम है जो तुम्हें ही करना पड़ेगा, है ना। मैं तो पढ़ा देती हूँ लेकिन पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा ना। तुमको वीडियो देखना पड़ेगा, तुमको सब्जेक्ट कंटेंट को स्टडी करना पड़ेगा। मान लो अभी तुम्हारे पास रीजन है कि इंटरनेट नहीं चल रहा है, तुम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तुम्हारा फोन खराब है, तो कभी तो इसको देख लो। अगर देखोगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे, और अगर पढ़ोगे नहीं तो पास कैसे होगे बोलो। परिश्रम तुम्हारा भी तो चाहिए। मैं तुम्हारे काम को सिर्फ आसान करती हूँ, लेकिन करना तो तुम्हें ही है। तो प्लीज सब करो। पढ़ाई इतना मुश्किल नहीं है, इससे दूर नहीं भागना है, इसको गले लगाना है, जीवन बदल जाएगा, समझ रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन चूंकि ये एक तरह से रिवीजन ही है, तो इसमें हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रोग्राम का ही को जब हम लोग मॉड्यूल में डिवाइड कर देते हैं, जैसे अगर तुम्हारे पास कोई प्रोग्राम है, प्रोग्राम का मतलब क्या है कि तुम कुछ काम करवाना चाहते हो, किससे, कंप्यूटर से। तो तुम क्या करते हो कि उस काम को, बड़े से काम को छोटे छोटे काम में डिवाइड कर देते हो, है ना। ऐसे भी देखो घर में भी अगर कोई बड़ा सा काम होता है, शादी विवाह होता है, तो अपन क्या करते हैं कि जब काम बहुत ज्यादा हो जाता है तो घर के सदस्य को हर एक इंडिविजुअल काम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं लोगों के बीच कि यू आर रेस्पॉन्सिबल टू डू दिस वर्क, यू आर टू डू दिस वर्क। तो ठीक उसी तरीके से जब हमारे प्रोग्राम में भी जब काम बड़ा हो जाए, अब जैसे इसको बहुत सरल तरीके से तुम समझ सकते हो कि मान लो इस सीरीज को देखो, इसी को तुमको कंप्यूटर से करवाना हो, तो इसमें तुम देख रहे हो कि इसमें दो काम हो रहा है कि नहीं। एक काम तो हो रहा है कि तुम फैक्टोरियल निकाल रहे हो, और दूसरा काम क्या हो रहा है कि तुम सम कर रहे हो। तो टू टास्क आर साइमल्टेनियसली हैपनिंग हियर, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं इसको कि एक फंक्शन बना देते हैं जिसका काम होता है क्या, फंक्शन नंबर 1 का काम क्या होगा, सम करना, और फंक्शन नंबर 2 का काम क्या होगा, फैक्टोरियल निकालना। तो तुम कहोगे कि ये करने से क्या फायदा होगा मैम, क्या बिना फंक्शन के इस प्रोग्राम को हम नहीं बना सकते हैं, बिना अलग अलग फंक्शन किए। तो बात वही है, अगर तुम घर के बढ़े हुए काम को अपने ऊपर सिर्फ ले लोगे तो इट विल मेक्स टू मच डिफिकल्टीज, है कि नहीं। तो यहाँ पर किस तरह की डिफिकल्टी आएगी, सो देखो। यहाँ जो डिफिकल्टी पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन पहले इससे अच्छाई देख लेते हैं। देखो, कहोगे कि अगर मैं फंक्शन नहीं यूज करूं तो तुमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर फैक्टोरियल निकालने के लिए प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। फिर जब यहाँ 2 के लिए फैक्टोरियल निकालोगे तो फिर से तुम यहाँ फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखोगे। फिर 3 का फैक्टोरियल निकालोगे तो फिर से 3 का फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखोगे। 4 10, मतलब इस तरह से तुम क्या देख रहे हो कि जब जब तुम सम करोगे तब तब तुमको फैक्टोरियल के लिए प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो तुम्हारा जो लाइंस ऑफ कोड है वो बिना वजह क्या होगा, सो मेनी टाइम्स रिपीट होगा कि नहीं। तो कहोगे बिल्कुल होगा, वो तो साफ ही दिख रहा है। तो ऐसा प्रोग्राम तुम बनाना चाहोगे क्या कभी, कहोगे कतई नहीं। क्योंकि वैसा अगर हम बनाए तो एक तो प्रोग्राम का साइज बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा बिना वजह के, और उसके कारण दिक्कत क्या होगा, तो मेमोरी कंजम्पशन ज्यादा होगा, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का टाइम ज्यादा लग जाएगा, है कि नहीं है।
फिर और क्या दिक्कत होगी, और दिक्कत क्या होगी, बेवजह क्योंकि तुम एक ही लाइन ऑफ कोड को, सेट ऑफ लाइन ऑफ कोड को सो मेनी टाइम्स लिखे हो, तो गलतियां भी कई एक जगह पे ढूंढना पड़ेगा, है कि नहीं। टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, बहुत तरह की गलती हो जाती है, प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग तो, है ना। तो इस तरह से तुम्हारे प्रोग्राम में क्या होता है, सबसे पहले तुम याद क्या रखोगे कि अगर हम फंक्शन ना लिखें तो जो लाइंस ऑफ कोड है वो बार बार तुमको रिपीटेडली, लाइंस ऑफ कोड जो है वो क्या करना पड़ता है, रिपीटेडली, मतलब प्रोग्राम में लिखना पड़ता है ना। तो इससे तुमको फंक्शन क्या करता है, बचाता है। यानी क्या, इसको तुम उलट के क्या कह सकते हो कि लाइंस ऑफ कोड को बचाता है। इसको उलट दें अगर सेंटेंस, तो हम लोग क्या कहेंगे कि फंक्शन जो है वो कोड के रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है, कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ाता है। देखो, प्रश्न यूनिवर्सिटी में कोई ठिकाना नहीं है, वो सेटर के मूड पर डिपेंड करता है कि किस सेटर के पास ये सवाल सेट करने के लिए गया है। तो अगर क्वेश्चन सेटर की इच्छा हो जाए तो वो थ्योरेटिकल सवाल भी तुमसे पूछ सकते हैं, है ना। तो तुमसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फंक्शन, और फंक्शन क्या है, तो तुम ये सब बात लिख सकते हो कि जो फंक्शन का एडवांटेज है वो व्हाट इज दिस, कोड के रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है। कोड के रीयूजेबिलिटी बढ़ाने का मतलब यहाँ क्या हुआ कि देखो, अगर तुम फंक्शन बनाओगे तो सेम प्रोग्राम में क्या करोगे, तो कहोगे करना क्या है, फैक्टोरियल का लाइंस ऑफ कोड एक जगह लिख के रख लेंगे, और जब जब हमको फैक्टोरियल कॉल निकालना होगा तो इस फंक्शन को सिंपली कॉल कर लेंगे, और फंक्शन बार बार उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, है कि नहीं। तो इससे फायदा क्या हुआ कि तुम्हारा जो लाइंस ऑफ कोड बार बार लिखना पड़ रहा था वो नहीं पड़ा ना। जैसे देखो, घर में अगर तुम्हारे घर में 10 आदमी है या 5 आदमी है, पांचों को तुमने अलग अलग काम डिवाइड कर दिया, तो इससे क्या फायदा होगा कि तुमको पता है कि फला व्यक्ति जो है फला काम के लिए जिम्मेदार है, फला व्यक्ति फला काम के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो उस काम को जब जब तुमको करने की जरूरत होगी तुम उस पर्टिकुलर व्यक्ति को कहोगे, वो काम कर देंगे, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करके तुम क्या करो, हर आदमी हर काम करेगा, है ना। तो फिर क्या होगा, तुम कैसे किसी को कॉल करोगे, ना तो कोई परफेक्ट होगा ना। तुम अगर किसी को कॉल करोगे भाई तुम करो, तो वो कहेगा मैं तो ये काम कर रहा हूँ, तो वो व्यवस्था बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए क्या करना होता है प्रोग्रामिंग में भी, जब अपन अलग अलग काम करते हैं एक कंप्लीट प्रोग्राम में, तो वहां क्या करते हैं कि हम लोग प्रोग्राम को जो टुकड़े टुकड़े में मतलब डिवाइड कर देते हैं, और हर एक डिवीजन अपने आप में क्या कहलाता है, फंक्शन। और फंक्शन को एक बात और क्या कहोगे कि ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये एक सब टास्क को करता है ना। फंक्शन के लिए दूसरा पॉइंट क्या लिखूं मैं कि इट कंप्लीट वन सब टास्क इन अ प्रोग्राम, है कि नहीं। वन सब टास्क इन अ प्रोग्राम, सब टास्क मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये टास्क का एक छोटा पार्ट है ना, एक कंप्लीट प्रोग्राम का छोटा पार्ट है, छोटा को सब बोला जाता है ना। तो सब टास्क इन अ प्रोग्राम। तो पहला पॉइंट क्या लिखा तुमने कि कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ाता है, दूसरा पॉइंट तुमने क्या लिखा, कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ाता है, दूसरा पॉइंट क्या लिखा कि ये एक टास्क को प्रोग्राम में, एक सब टास्क को कंप्लीट करने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। तीसरा क्या हुआ, इससे एरर चेकिंग, और एरर चेकिंग, तो एरर क्या इसको बोलते हैं हम लोग, एकदम एग्जैक्ट वर्ड ध्यान नहीं आ रहा है, डिबगिंग, यस, एरर डिबगिंग जो है दैट बिकम्स इजी, एरर डिबगिंग बिकम्स इजी, है ना, बिकम्स इजी। तो अब इससे क्या हुआ तुम्हारा, बिकम्स इजी। तो डिबगिंग शब्द मैंने खास याद करके क्यों बोला, डिबगिंग का मतलब ही होता है कि प्रोग्राम से एरर को रिमूव करना, चेक करना पहले और फिर दूर करना, दोनों काम डिबगिंग समेट लेता है, ठीक है। चौथी बात तुमने क्या कहा कि मेमोरी सेविंग होता है और एग्जीक्यूशन स्पीड अप होता है ना। मेमोरी सेविंग कैसे हुआ सो समझे कि भाई जब प्रोग्राम में लाइंस ऑफ कोड को रीयूज करेंगे हम लोग, तो ज्यादा मतलब रिपीटेड नहीं लिखना होगा तो प्रोग्राम का साइज छोटा होगा, जब प्रोग्राम का साइज छोटा होगा तो स्वतः मेमोरी कम लगेगा,
और मेमोरी सेविंग होगा, और एग्जीक्यूशन स्पीड अप तो क्या ही कहें, हम इसको तो बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन होगा, फैक्टोरियल तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना, भले लाइन ऑफ कोड हमने छोटा कर दिया है, लेकिन एग्जीक्यूशन तो टाइम तो लेगा ही, है कि नहीं? तो उसको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना ठीक रहेगा। तो 4 एडवांटेज मैंने लिख दिया। अब फंक्शन का जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, तो पहले भी हमने बताया है, लेकिन आज बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाने का मन है, तो इसीलिए मैं बहुत बेसिक से चल रही हूँ, है ना। तो फंक्शन में जो कोई भी प्रोग्राम हमें बताना होता है, बनाना होता है, तो अपन उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या होता है? फंक्शन डिक्लेरेशन, याद है तुम लोग को, है ना। सबसे पहला अपन क्या करते हैं? फंक्शन को डिक्लेयर करने का काम करते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन। दूसरा पार्ट क्या होता है? बोलो। दूसरा पार्ट अपन करते हैं फंक्शन डेफिनेशन। डिक्लेयर कर दिया तो हमको क्या करना होता है? डिफाइन करना होता है। फंक्शन में 3 बात होती है, फंक्शन में 3 बात होती है। एक तो फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा क्या हो गया? फंक्शन का डेफिनेशन, है ना। तो डेफिनेशन यहाँ मैं लिखती हूँ, और चौथी बात क्या हो जाएगी? कॉलिंग, है ना। तो ये 3 काम के लिए जो सिंटेक्स है, इसको जरा रिकॉल कर लेते हैं। तो जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, तो अपन सबसे पहले रिटर्न डेटा टाइप लिखते हैं, रिटर्न डेटा टाइप। और उसके बाद क्या करते हैं अपन? फंक्शन का नाम लिखते हैं। सिंटेक्स पहले मैं लिख देती हूँ, मैंने तो बोला ही कि आज बिल्कुल स्क्रैच से बताएंगे। फंक्शन का नाम, और फिर क्या लिखते हैं? डेटा टाइप, डेटा टाइप एंड देन अगेन डेटा टाइप। जैसे कि एग्जांपल लेंगे तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कोई फंक्शन हमको सम बनाना है, और सबसे पहले तो बनाते हैं कि इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे और ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो अपन इसको कैसे डिक्लेयर करेंगे? पहले लिखेंगे void, और यहाँ void। इसका मतलब क्या हुआ कि not sum is the function which is not receiving any value and not returning any value, है कि नहीं? तो ये हो गया फंक्शन का एक डिक्लेरेशन। अब तुम कहते हो नहीं मैम, भले ही फंक्शन कुछ ना रिटर्न करे, तो नहीं रिटर्न करेगा तो void, मैं भी डिक्लेरेशन की बात कर रही हूँ। और उसके बाद तुम कह रहे हो कि नहीं, सम में एक पैरामीटर आप पास कीजिए और उसका डेटा टाइप इंटीजर रखिए। तो लो मैं लिख देती हूँ, एक डेटा टाइप पास किया और उसका टाइप लिख दिया मैंने इंटीजर। तो फिर तुम कहोगे कि नहीं, आप ऐसा कीजिए कि रिटर्न टाइप अभी भी void ही रखिए, लेकिन सम में अब की बार 2 पैरामीटर पास करिए, पहला इंटीजर और दूसरा फ्लोट रहे। तो मैंने ऐसे लिख दिया, है ना। तुम कहोगे नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, आप ना ऐसा कीजिए कि फ्लोट रिटर्न करते हैं। हम ये एक फंक्शन सम बनाने जा रहे हैं जो फ्लोट वैल्यू को रिटर्न करेगा आफ्टर एग्जीक्यूशन। तो तुम यहाँ क्या लिखोगे? फ्लोट। और जो पैरामीटर होगा, सम तो फंक्शन का नाम लिखेंगे ही, और जो पैरामीटर होगा वो कह रहे हो कि नहीं, हम ना कह रहे ना दोनों फ्लोट रहेगा, तो मैंने दोनों फ्लोट लिख दिया, है ना। तो तुम कहोगे तो आप बार बार 2 को ही क्यों इंडिकेट कर रही हैं, 3 नहीं होगा? तो मेरा जवाब होगा जितना पैरामीटर तुमको पास करना है पास करो, नो प्रॉब्लम। पर वही है कि सबका डेटा टाइप देना। तो देखो तुम्हारे दिमाग में क्या रहा कि जब हम फंक्शन में को डिक्लेयर करते हैं तो सिर्फ क्या देते हैं? एक तो फंक्शन का नाम, दूसरा डेटा टाइप, तीसरी कोई बात तुमने नहीं दिया है। फंक्शन का नाम दिया, रिटर्न डेटा टाइप हो गया, पासिंग पैरामीटर डेटा टाइप हो गया, ठीक है, सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। इट इज एज सिंपल एज यू आर लुकिंग। ये इतना ही सरल है जितना तुम देख रहे हो, ठीक है ना। तो फंक्शन डेफिनेशन कंप्लीट, सॉरी डिक्लेरेशन कंप्लीट। अब सेकेंड जो पार्ट है उसको हम लोग लिखते हैं, उसका सिंटेक्स, है कि नहीं। अब मान लो हमको फंक्शन को डिफाइन करना है, ठीक है। तो अब फंक्शन को जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो वही कर रहे हैं पहले कि हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो पहले क्या लिखेंगे? void। चूंकि ये वैल्यू फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, और फंक्शन का नाम चूंकि सम लिख रहे हैं तो सम लिख देंगे। नाउ वी आर डूइंग डेफिनेशन, ठीक है। और इसमें हम कह रहे हैं कि तुम्हारे अनुसार कि कोई फंक्शन में हम पैरामीटर नहीं पास कर रहे हैं, तो मैं इसको खाली छोड़ दूंगी। अब इसको क्या करूंगी? डेफिनेशन लिखना है भाई, तो यहाँ सेमीकोलन तो देना नहीं है, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। अब करना क्या है कि हमको 2 वैल्यू को सम करना है। तो भाई 2 वैल्यू सम करना है तो कोई वैल्यू तो लेंगे ना, है ना।
इनटू 10 हो गया। अब यहाँ अगर मैं सेमीकोलन देती तो फिर से हमको डेटा टाइप लिखना पड़ता है कि नहीं? ऐसा क्यों? क्योंकि सेमीकोलन सी प्रोग्रामिंग का लाइन टर्मिनेशन है ना। लाइन टर्मिनेशन मतलब क्या हो गया कि एक लाइन यहाँ कंप्लीट हो गया, वो फ्रेश दूसरा लाइन शुरू हो रहा, तो दूसरा लाइन जब तुम शुरू करोगे तो उसका तो फिर से डेटा टाइप देना पड़ेगा ना। ये बात तो यही कंप्लीट हुई, लेकिन इसमें मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने एक ही लाइन में लिख दिया, तो अगेन दोबारा डेटा टाइप तुमको देने की जरूरत नहीं पड़ी। इंट n1 है और n2 भी इंट है, वेरी बेसिक बात, ठीक। अब तुम क्या कर रहे हो कि सम करके प्रिंट कर रहे हो, तो एक तो तुम सम करो, चाहे प्रिंटफ स्टेटमेंट में ही सम कर दो। तो यहाँ पर देखना, ये बिल्कुल वैलिड तरीका है। इसका जो सम आएगा वो कैसा आएगा, क्योंकि इंटीजर का सम है तो वो इंटीजर ही होगा। तो अगर हमको रिजल्ट प्रिंट करना है तो उसका टाइप इंटीजर होगा। एक बात पता पड़ गया, इसलिए हम कंट्रोल स्ट्रिंग क्या लिखेंगे, %d, है कि नहीं। और फिर तुम कह रहे हो कि इसकी वैल्यू का सम हम प्रिंट करना है, तो हम अलग से प्रिंट करते, वो जरूरी, अलग से सम करते फिर प्रिंट करते, ये जरूरी नहीं है। तुम चाहो तो यहीं पर लिख दो ना n1 + n2, है ना। तो यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तुम्हें नहीं करना है। ये भले ही n1 n2 दोनों हमने यूज किया है, लेकिन जब सम होगा तो डाटा एक होगा, इसीलिए मैंने कंट्रोल स्ट्रिंग यहाँ सिर्फ कितना लिखा है, एक, कि ये वेरिएबल दो है पर एक्सप्रेशन तो एक ही है ना, और जब एक्सप्रेशन एक है तो रिजल्ट एक है, तो प्रिंट भी एक होगा। तो जब एक ही वैल्यू प्रिंट होना है तो कंट्रोल स्ट्रिंग तो अपन एक ही देंगे, है कि नहीं। तो दिस इज वैलिड स्टेटमेंट, दिस इज वैलिड स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक सी फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया सम नाम का, जो ना तो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा ना कोई वैल्यू पास कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो तुम कहोगे नहीं मैम हमको ये प्रोग्राम आपका अच्छा नहीं लगा। ऐसा है ना कि मैं एक डाटा पास करना चाहता हूँ, तो मैं कहूंगी ठीक है तो मैं पास कर देती हूँ एक डाटा, तो लिख दिया मैंने इंट n1, ठीक है। तो जब हमने यहाँ n1 को पास कर ही दिया तो अब इसकी जरूरत तो यहाँ रही नहीं, तो मैं यहाँ से हटा देती हूँ, है ना। तो अब क्या होगा, तो अब होना क्या है कि जो वैल्यू तुम पास करोगे फंक्शन कॉलिंग के दरमियान, वो वैल्यू इसमें आ जाएगा, है ना। और अब अच्छा चलो लगे हाथ ये कर भी लेते हैं, यहाँ पर मैं लिखती हूँ तुम्हारा फंक्शन कॉलिंग, ठीक। अगर इस फंक्शन को हमको कॉल करना है तो हाउ कैन आई राइट, तो फंक्शन कॉल करने में पहले क्या लिखना पड़ेगा अपने को, फंक्शन का नाम। कभी भी इसमें रिटर्न टाइप का जिक्र नहीं होता, यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर इट, राइट। रिटर्न टाइप का जिक्र सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन में होता है, फंक्शन कॉलिंग में बिल्कुल नहीं होता, क्लियर। फंक्शन कॉलिंग में अपन नाम किसका लिखते हैं, फंक्शन का। जैसे पिछली बार जो प्रोग्राम तुमने बनाया फंक्शन, तो उसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किए थे, तो उसका कॉलिंग कैसे होगा, बस खत्म बात, है कि नहीं। रिटर्न टाइप तो था नहीं, तो ये खाली। और अच्छा रिटर्न टाइप तो कभी देना ही नहीं है, तो खाली भरती क्या, पैरामीटर था ही नहीं तो पैरामीटर की जगह खाली है, और यहाँ क्या दे दिया तुमने, सेमीकोलन, तो तुम्हारा फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है, विदाउट एनी पैरामीटर। लेकिन इस वक्त तुम कह रहे हो कि नहीं मैम एक पैरामीटर प्लीज पास कर दीजिए, तो तुम्हारी बात मैंने मान लिया, यहाँ मैंने मेन लिखा और इसमें प्रोग्राम को क्या किया, कॉल कर लिया, है कि नहीं। अब चूंकि तुमने पैरामीटर पास एक रिसीव करने का उम्मीद रखा है, तो एक वैल्यू तुम यहाँ मान लो 15 पास किया, ठीक है। तो अपन क्या पढ़े हैं कि ये जो वैल्यू 15 है, इट विल बी कॉपीड इनटू n1, है कि नहीं। इस n1 में ये वैल्यू क्या हो जाएगा, मैम मैम प्रिंटफ में n2 हट जाएगा ना। नहीं अभी मैं प्रिंटफ तो आई, अभी मैं प्रिंटफ n1 प्रिंट करेगा। कौन, अतुल है। अभी मैं प्रिंटफ तक तो आई नहीं, तो व्हाई आर यू मूविंग अहेड, मेरे साथ मूव करो ना। मैं अभी प्रिंटफ का तो जिक्र ही नहीं किया है मैंने। जब हम लोग प्रिंटफ तक पहुंचेंगे, नहीं प्लीज, आशुतोष है मैम, हम नहीं है। अच्छा आशुतोष है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जी। मैं जो बोल रही हूँ उसको तुम सोचने सुनने के बजाय तुम्हारा ध्यान आगे आगे है। Why are you moving ahead? I will reach this place also. लेकिन तुम ना ऐसे सोच रहे हो तो क्या होगा कि जब मैं इस पॉइंट पर आऊंगी तब तक तुम ये सब कुछ सुने ही नहीं रहे होगे। दिमाग एक समय में एक ही काम करेगा ना, तो मेरे साथ साथ चलो, ठीक ना। मैं इस लाइन को भी एक्सप्लेन करूंगी, जस्ट वेट, ठीक है, नो प्रॉब्लम।
हाँ तो मैंने क्या बोला, ओके तो मैंने क्या बोला, देखो जस्ट घबराओ नहीं, मैं सारी बात को क्लियर करूंगी। अभी तो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ना, तो यहाँ के बाद यहाँ तक आएंगे, ठीक है ना। तो जब तुमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, तो चूंकि एक पैरामीटर पास हो रहा है तो तुमने क्या किया, एक वैल्यू को पास किया एंड दिस वैल्यू विल बी कॉपीड। क्या होता है इंटरनल मेमोरी में, ये तुमको समझना बेहद जरूरी है। तो यहाँ देखो, यहाँ वेरिएबल का डिक्लेरेशन हुआ। जब डेटा टाइप लिख के वेरिएबल का नाम लिखते हो तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वेरिएबल का डिक्लेरेशन हुआ है। तो जब डिक्लेरेशन हुआ है तो क्या होगा कि उसके लिए मेमोरी लोकेट होगा। तो n1 नाम का यहाँ एक मेमोरी बना और ये जो वैल्यू 15 है इट विल बी कॉपीड इनटू दिस मेमोरी, है कि नहीं। ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, n1 में कॉपी हो जाएगा, ठीक। अब जब n1 में ये कॉपी हो गया तो फिर क्या होगा, फंक्शन के अंदर आएगा। कॉलिंग के बाद क्या होगा, देखो कॉलिंग के बाद कोई सा भी सी प्रोग्राम है तो मेन से ही उसका एग्जीक्यूशन शुरू होता है। तो मेन के ओपनिंग में जब वो आया तो उसको कंट्रोल मिला, क्या कंट्रोल कहाँ आया, फंक्शन डेफिनेशन पर। तो देख फंक्शन कॉलिंग पर, कॉलिंग का मतलब क्या हुआ कि नाउ कंट्रोल विल मूव टुवर्ड्स दिस प्लेस, है कि नहीं। और यहाँ पर जो भी लाइन अगर लिखा होता तो उसका एग्जीक्यूशन रुक जाता और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ शुरू होगा, यहाँ पर। अच्छा ये ऐसा क्यों बोला मैंने, तो तुमको अच्छी तरह पता है कि हम लोग जो ये प्रोग्राम लिख रहे हैं ये पर्सनल कंप्यूटर के लिए लिख रहे हैं। पर्सनल कंप्यूटर में प्रोसेसर एक ही होता है, यानी कि भले ही कंप्यूटर बहुत फास्ट स्पीड में काम करता है लेकिन हम लोग उस कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें प्रोसेसर एक है, मतलब एक समय में एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो जब तुम्हारा कंट्रोल शिफ्ट इधर हो जाएगा तब तो एग्जीक्यूशन यहाँ होगा, इधर तो होना नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पर होगा मतलब क्या, ये वैल्यू इसमें कॉपीड हो गया। जब कॉपी हो गया तो n1 में क्या हुआ, n1 में वैल्यू आ गई क्या 15। अब n2 में तुम्हें क्या वैल्यू दिखाई दे रहा है 10, नो प्रॉब्लम, है कि नहीं। n2 यहाँ पर मेमोरी डिक्लेयर करेगा इनसाइड, है कि नहीं। और इस n2 में क्या आ गया 10। अब इस लाइन को जब तुम्हारा कंट्रोल एग्जीक्यूट कर लेगा तो किस पर मूव करेगा, प्रिंटफ को, है ना। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। तो जब प्रिंटफ में आएगा तो यहाँ इसको n1 मिला तो n1 के लिए ये कहाँ जाएगा, n1 मेमोरी में। n1 के मेमोरी में कितनी वैल्यू है 15, है ना। n1 के मेमोरी में इसके पास कितनी वैल्यू है 15, n2 के मेमोरी में कितना है 10। तो ये जो सम करके प्रिंट करेगा वो कितना करेगा 10 प्लस 15 यानी 25। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा 25। समझ में आया। तो बहुत जरूरी है कि तुम्हारा कंप्यूटर जो है किस तरीके से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, यू शुड अंडरस्टैंड इट। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ फंक्शन का क्लोजिंग हो गया। अब ये फंक्शन जब क्लोज हो जाएगा तो कंट्रोल कहाँ बैक होगा, टू दिस प्लेस, है ना। या यहाँ मत कहो, यहाँ कहो, यहाँ पर कहो, गलत है ना। जहां फंक्शन कॉलिंग हुआ वहीं पर कंट्रोल बैक होगा, है ना। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जब इसका क्लोजिंग मिल गया फंक्शन का तो अब कंट्रोल ट्रांसफर हो गया कहाँ पर, सम के जगह। तो देखो सम के जगह ये जब कंट्रोल ट्रांसफर हुआ तो ये क्या हुआ, खाली हाथ आया। देखो तुम्हारे घर में भी कई रिश्तेदार होते होंगे, कुछ रिश्तेदार जब आते होंगे तो कुछ सामान लेके आते होंगे तुम्हारे खाने पीने के लिए, कपड़े वगैरह, है ना। कुछ जो होते होंगे वो खाली हाथ चले आते हैं, पर आते तो वो भी हैं। ठीक उसी तरीके से फंक्शन में भी क्या होता है कि कुछ फंक्शन जो है खाली हाथ लौट गया, गया वही जहां से आया था लेकिन कुछ लेके नहीं गया। तो तुम कहते हो कि दिस फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न किया ही नहीं। और अगर यहीं पर ये फंक्शन कुछ वैल्यू के साथ रिटर्न होता तो उसकी चर्चा भी हम कर लेंगे। तो फिलहाल तुमको समझ में आया कि बिना किसी वैल्यू के यहाँ पर पहुंच गया। अब इस लाइन को तो चूंकि वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट किया था तो अब आगे आएगा, आगे इसको क्या मिला, मेन का क्लोजिंग, प्रोग्राम यहीं पर तुम्हारा समाप्त हो गया। क्लियर। अब तुम कहोगे कि ये बात तो आपका अच्छा लगा कि आपने एक फंक्शन में एक पैरामीटर पास किया, लेकिन हमको लग रहा है कि दोनों पैरामीटर पास हो जाता तो ज्यादा अच्छा था। तो मैं कहूंगी ठीक है भाई, अगर तुमको दोनों पैरामीटर पास करने का मन है तो लो, मैं दोनों पास करती हूँ। तो दोनों पास करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तो तुमको पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ दो वेरिएबल बनाना पड़ेगा। देखना पैरामीटर, यहाँ एक बात गौर जरूर करना,
फंक्शन का जहाँ ऐसे तो प्रोग्रामिंग में मैं एक बार इंट लिख दिए और यहाँ सेमीकोलन नहीं देते हो तो कॉमा देके दोबारा इंट लिखने की जरूरत नहीं होती है नॉर्मल। लेकिन जब फंक्शन के पैरामीटर की बात हो तो यहाँ डेटा टाइप सेम रहे चाहे डिफरेंट रहे, अलग अलग सबको लिखना पड़ता है। ठीक, एक बात तो पहले ये, तो ये जो फंक्शन है बाबू, इसका पहले डिक्लेरेशन अब लिखो। इसका अगर डिक्लेरेशन लिखोगे, अब इसकी जरूरत तो है नहीं, तुम तो समझ ही रहे हो सब बात, ठीक है। तो इसको जब तुम डिक्लेयर करोगे तो कैसे करोगे, तो इसको डिक्लेयर करने का तरीका होगा क्या, चूंकि फंक्शन कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा है तो तुम कहोगे मैम वॉइड लिख दीजिए ना, लिख दिया मैंने। फिर तुम कहोगे कि मैम फंक्शन का नाम सम है तो ये भी लिख दीजिए, तो लिख दिया मैंने। फिर तुम कहोगे कि आप तो 2 पैरामीटर पास कर ही दी हैं तो दोनों का डेटा टाइप लिख दीजिए, तो चलो मैं ये भी लिख देती हूँ, इंट कॉमा इंट, है कि नहीं। दोनों का डेटा टाइप लिख के तुमने क्या किया, सेमीकोलन दे दिया, तो ठीक है, ये बिल्कुल सही। तो दिस इज योर फंक्शन डिक्लेरेशन पार्ट, है कि नहीं। डिक्लेरेशन जब तुम कर दिए तब तुमको क्या चाहिए, डेफिनेशन चाहिए। अब तुम डेफिनेशन में जब आ गए तो डेफिनेशन में क्या हो रहा है कि 2 पैरामीटर तुमने पास रिसीव किया है, बहुत सुंदर। तो जब तुम कॉल करोगे, अच्छा जब तुम दोनों पैरामीटर रिसीव कर ही रहे हो तो अब इसकी तो कोई जरूरत रही नहीं, है कि नहीं, इसकी तो अब अंदर कोई जरूरत रही नहीं। तो यहाँ पर भी तुमको क्या करना पड़ेगा, 2 वैल्यू पास करना पड़ेगा। मान लो ये 35 हो जाए, मैं अपने मन से कुछ रैंडमली ले रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है कि 35, तब ये क्या करेगा कि N1 में जो ये वैल्यू है ये क्या रिसीव करेगा, 15, और N2 में जो ये वैल्यू है ये क्या रिसीव करेगा, 35, है कि नहीं। और जब ये प्रिंट करेगा तो N1 मेमोरी में जब जाएगा तो इसको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा 15 और प्लस 35 करेगा तो क्या होगा बताओ, 5 हो जाएगा, 50 हो जाएगा क्या, है ना। तो आउटपुट तुमको क्या मिलेगा, 50। कंट्रोल कैसे मूव करेगा, बिल्कुल वैसे ही, पहले यहाँ आएगा, सम से ट्रांसफर, सम के डेफिनेशन में होगा, इसको एग्जीक्यूट करके वापस यहाँ आएगा, यहाँ से प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। अच्छा अब बताओ कि ये तो तुमको पता पड़ गया, तो तुम कहोगे मैम ये तो ठीक नहीं लग रहा है, आप ना दोनों वैल्यू एक ही टाइप का कर दी हैं तो ये अच्छा नहीं है। ऐसा कीजिए कि आप इसको एक को फ्लोट कर दीजिए। तो मैंने क्या किया कि एक को फ्लोट कर दिया, है ना। तो चूंकि तुमने दूसरे वेरिएबल को, दूसरे पैरामीटर को फ्लोट किया है तो ये जो वैल्यू है सेकंड वाला, इसी को तुम फ्लोट करोगे, है ना। कहोगे कि ये तो आप हद कर रही हैं, आपने 35 कर दिया और 30.50 कर दिया, तो 35.0 और 35 में थोड़ी कोई अंतर है। तो जवाब होगा सच में अंतर नहीं है, लेकिन कंप्यूटर के लिए बड़ा अंतर है जी। 35 को अगर कंप्यूटर को स्टोर करना है तो सिर्फ 2 बाइट मेमोरी लेगा, जबकि 35.0 को स्टोर करना है तो वो फ्लोट टाइप हो जाएगा, और फ्लोट टाइप कम से कम 4 बाइट लेता है, तो मेमोरी कंजम्पशन ज्यादा होगा। मीनिंग मैथमेटिकली भले ही सेम हो, ठीक है। तो उससे मतलब नहीं है, तुमको जो वैल्यू पास करने का मन है करो ना। 35.5 पास करना है तो करो, अब ये रेडी है, तुम्हारा एक्सेप्ट कर लेगा। तो उस परिस्थिति में यहाँ क्या हो जाएगा, 35.5, या तब यहाँ क्या हो जाएगा 50.5। लेकिन क्या इसमें कुछ गड़बड़ी है, 100% गड़बड़ी। तुमको यहाँ इंटीजर के जगह क्या करना पड़ेगा, फ्लोट। सही है कि नहीं है, क्योंकि तुम्हारा इस बार जो वैल्यू है वो क्या हो गया, इस बार का जो वैल्यू है बाबू वो फ्लोट में रिजल्ट आएगा। तो तुम कहोगे नहीं मैम आई डोंट लाइक इट, मैं ना फ्लोट नहीं लिखूंगा। तुम में से कुछ बच्चे शैतान होते हैं ना, वो बात मानते ही नहीं, वो कहेंगे नहीं रहने दीजिए, हम तो डी ही रहने देंगे। अब मैं जबरदस्ती तो कैसे ही बात मनवाऊं। तो मैं बताती हूँ, अगर तुम डी रखोगे तो यहाँ क्या होगा, तो प्रोग्राम क्या रन नहीं करेगा, रन भी करेगा, कंपाइल नहीं करेगा, कंपाइल भी करेगा, आउटपुट नहीं देगा, आउटपुट भी देगा, पर क्या देगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये क्या देगा, जब %d लिखोगे तो जो 50 के बाद 0.5 है इसको यह उड़ा देगा, समझे, वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, और इंटीजर में क्या आ जाएगा तुमको 50। लेकिन तब तुमको महसूस होगा कि नहीं ये तो गलत हुआ, एक्यूरेसी तो आई नहीं, हमको तो चाहिए 50.5। तब वही बच्चा कहेगा तो फिर छोड़िए ना, इसको F कर ही दीजिए, आपका रिजल्ट में थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है तो क्या दिक्कत है। तो बच्चे जो है थोड़ा सा समझ जाते हैं तो बात को मान लेते हैं, जब तक नहीं समझते बात ही नहीं मानते ज्यादातर। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो ये तुम्हारा क्या हो गया कि फ्लोट, कितनी सारी बात मैंने बताया। तो अब इसको क्या करना, तुम लोग प्यार से बैठ करके कॉपी पर जिस जिस स्टेप्स में मैंने बताया इसको एक बार तुम लिख लेना। जब तुम अपने कॉपी पर इसको एक बार लिख लोगे तो 100% मैं गारंटी के साथ तुमको कह सकती हूँ कि यू विल नेवर फॉरगेट दिस कॉन्सेप्ट।
मैं इतने स्टेप से बता रही हूँ, इतना सिंपल तरीके से, कि तुम कभी जिंदगी में इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूल पाओगे, है कि नहीं। अब अगर मान लो तुम कहोगे नहीं मैं सेकेंड वैल्यू फ्लोट नहीं फर्स्ट वैल्यू फ्लोट चाहता हूँ, तो मैं क्या कहूंगी कि ठीक है भाई तुम फर्स्ट ही वैल्यू लिखो ना फ्लोट, तो यहाँ फ्लोट कर दो और इसको इंट कर दो। भाई अगर तुम जैसा चाहोगे उसके हिसाब से चेंज तो करना पड़ेगा ना तुमको। अब इसमें तुम क्या करोगे, पहले फ्लोट पास करोगे क्योंकि पहला वैल्यू पहले में जाता है, तो अब की बार तुम फ्लोट यहाँ डालो, इंटीजर यहाँ डालो। भाई ये पोजिशनल कॉपी होता है ना, इस वैल्यू को इसमें जाता है और इस वैल्यू को इसमें जाता है। क्लियर। तो तुमको इस एग्जाम्पल के द्वारा मैं तुमको बताई कि हाउ टू डिक्लेयर एनी फंक्शन, हाउ टू डिफाइन एनी फंक्शन एंड हाउ टू कॉल एनी फंक्शन। ये तीनों बात तुम्हें समझ में अच्छी तरीके से आ गई। चलो ये अच्छी बात है। अब फंक्शन का कुछ रूल पढ़ लेते हैं। ठीक, फंक्शन का जो रूल है वो क्या है कि एक फंक्शन का जो डेफिनेशन है, देखो ये बहुत ही अहम बात है। आज तो एक क्लास में फंक्शन नहीं मैं खत्म कर पाई, कल फिर मुझे इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो हम लोग कल फिर पढ़ेंगे इसको, है ना। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए फिर से फोकस करना जरूरी है इसके हर एक बात पे। तो ये क्या हुआ तुम्हारा, बोलो ये मैं क्या बता रही थी, बोलो मैं एक्चुअली बताना क्या चाह रही थी, आई फॉरगेट इट। मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रही थी, आई डोंट रिमेम्बर। चलो कोई बात नहीं, जो भी मैं समझाना चाह रही थी, हाँ फंक्शन को, हाँ फंक्शन का रूल मैं बता रही थी ना, कि अगर जैसे ये क्या है तुम्हारा, फंक्शन का रूल मैम, हाँ फंक्शन का ये डेफिनेशन है, फंक्शन का रूल। फंक्शन डेफिनेशन, राइट। तो एक फंक्शन के डेफिनेशन में तुम दूसरे फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते हो। इसको बिल्कुल स्टार मार्क करके इस रूल को लिख लो, ठीक है। स्टार मार्क करके मैं क्या लिख रही हूँ, वी कैन नॉट डिफाइन एनी फंक्शन इनसाइड एनी फंक्शन, वी कैन नॉट डिफाइन फंक्शन इनसाइड एनी फंक्शन, है ना, इनसाइड एनी फंक्शन। इसका मतलब मैं समझाती हूँ। देखो ये जो तुम्हारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में टोटल कितना फंक्शन है, तो कहोगे दो, वो तो साफ साफ दिख रहा है। एक फंक्शन तुम्हारा मेन है, दूसरा फंक्शन तुम्हारा सम है। तो कहने का मतलब क्या है, दिस इज मेन डेफिनेशन एंड दिस इज योर फंक्शन सम का डेफिनेशन। तो यू कैन नॉट पुट डेफिनेशन इनसाइड एनी अदर डेफिनेशन, ठीक ना। मतलब क्या है कि मेन के अंदर, मेन तो खुद एक फंक्शन है, तो मेन के अंदर तुम किसी फंक्शन को नहीं डिफाइन कर सकते हो। मतलब सम को यहाँ तुमने कॉल किया ये चलेगा, लेकिन अगर तुम सोचोगे कि मेन के अंदर हम सम को डिफाइन कर लें, इसको कर लें, तो ये नहीं चलेगा भाई, ये बिल्कुल गलत बात, ठीक है ना। या फिर तुम सोचोगे कि नहीं सम मैंने बनाया ना, तो सम के अंदर ही मेन को भी मैं लिख देती हूँ इसके डेफिनेशन को, तो ये भी नहीं चलेगा। तुम चाहो तो सम के अंदर मेन को कॉल कर लो या मेन के अंदर सम को कॉल कर लो, बात दो चलेगा। कॉलिंग अलाउड है बट डेफिनेशन नेवर अलाउड, ठीक है ना। अच्छा एक मजेदार बात है, अगर कोई बच्चा ऐसा करे कि सम के अंदर मेन को कॉल कर ले, तो क्या होगा, तो सोचो क्या होगा। इसका जवाब कल देना तुम लोग, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क रहा। मैंने क्या बोला, सेम प्रोग्राम है, नो प्रॉब्लम। जैसे तुमने मेन में सम को कॉल किया करो, लेकिन सम के अंदर भी मेन को कॉल कर लिया, तो क्या होगा ये हमको कल बताना, ठीक है। या कमेंट बॉक्स में लिखना, इससे हमको पता पड़ेगा कि तुम कितने ऑनलाइन एक्टिव हो, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब हम लोग कल इसी बात को अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फंक्शन को कल समाप्त करेंगे, ठीक। थैंक यू।